प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शुक्रवार के बाद शनिवार के उस कार्यक्रम को लेकर के जहां मैं लग्न के साथ नवमांश, दशमांश और सप्तमांश आदि का अध्ययन करता हूं। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंत तक देखा करिए। मैं भी इत्मीनान से बैठा हूं, आप भी सब्र से बैठ जाइए। कहीं जाना नहीं है, चुपचाप बैठ करके बस देखते रहिए टुकुर टुकुर, और दिमाग यहीं पे रखिएगा। उचक उचक करके अगर कोई काम होगा तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, पर जाना नहीं है। मैं यहीं हूं, आपको भी यहीं रखूंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। देखते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली लग्न के बाद नवमांश में। सबसे पहले बता दूं, एकदम यहीं से शुरू कर देते हैं, कहीं जाना भी नहीं है। तो यहां पे इस नवमांश में कौन कौन सी स्थितियां जो है इनकी कुंडली में थोड़ी कमजोर सी बन रही हैं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात क्या है जो जानना आवश्यक है। यहां पे 12वें भाव के अधिपति गुरु बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, 12वें भाव के अधिपति गुरु यहां बनते हैं, अष्टम भाव के अधिपति सूर्य बनते हैं और छठे भाव के अधिपति बुध बनते हैं। पर नवमांश में जब जाकर के देखते हैं तो ये गुरु सुख भाव के अधिपति बनते हैं और ये कुंडली बन जाती है कन्या लग्न की, जो कि भाग्य भाव के अधिपति, यहां पे भाग्य भाव के अधिपति थे बुध, मूल त्रिकोण राशि, और यहां पे वो लग्न के अधिपति बन रहे हैं। लग्न के अधिपति बन के जा करके बैठे हैं प्रतियोगिता भाव में। यहां वो भाग्य के अधिपति होते थे, यहां वो लग्न के अधिपति, मतलब ग्रह जो है वो अपनी स्थितियों में बदलाव कर रहा है, जो कि बुध के लिए सही है। मतलब ये जातक के जीवन में गणना करने वाले क्षेत्रों में ले जाने वाला बन रहा है, प्रतियोगिताओं में व्यक्ति को सफलता देने वाला बन रहा है, पांडित्य का काम करने वाला, वाणी से संबंधित काम करने वाला, कॉमर्स आदि के क्षेत्र में काम करने के लिए व्यक्ति को बेहतरीन लाभ दे सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति की पत्नी धर्म को मानने वाली, पंडितों का पूजा करने वाली, अपने पूर्वजों का आदर करने वाली, सत्य से युक्त और सदाचरण से युक्त रहने वाली भी होती है। क्योंकि बुध का लग्न बनना नवमांश में ये व्यक्ति के दांपत्य को भी जरा लाभकारी ही रखेगा। हाँ, ये बात कहता हूं कि व्यक्ति की पत्नी की जो स्थिति है, व्यक्ति की पत्नी के जो जैसे ही जुड़ने की स्थितियां बनती हैं, व्यक्ति के प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि भी होगी, दुश्मनों से लड़ने की ताकत चौगुनी होगी और वो बढ़ेगा। अपनी परिस्थितियों पे प्रभावी होना, उसको अपने हिसाब से मजबूत करना या कमजोर स्थिति को मजबूत करने की ताकत भी बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे शनि वक्री होकर के, स्वग्रही होकर के मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं गुरु के साथ। दांपत्य में पेट से संबंधित समस्या बनेगी, तो पत्नी के बारे में यह विचार करना होगा। लग्न में ही बुध की राशि का बनना, प्रतियोगिता भाव में जाना, गुरु जो कि जन्म कुंडली में बनते हैं सुख के अधिपति, शनि के साथ बैठे हैं, आलसी पत्नी मिलने के योग भी बनते हैं। कई बार पत्नी आलस्य से युक्त होगी, उसे रात में जागने की आदत होगी। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल, मित्र की राशि में, जिसके अधिपति बिल्कुल निकट बैठे हैं, सप्तम भाव के अधिपति होकर के छठे में मंगल, जन्म कुंडली के अष्टम के अधिपति। अब यहीं पे मैंने वो बात जो कही थी कल कि कुंडली मिलाकर के विवाह करने की आवश्यकता है, ऐसा इसलिए ही कही थी। और इसी वजह से मैंने ये बात धारणा में आप लोगों के दिमाग में डालने का प्रयास किया था कि अष्टम भाव के अधिपति का सप्तम में जाना और सप्तम के अधिपति का छठे में जाना, जहां शनि जो आपकी कुंडली के लिए होते हैं रोग और पंचम के अधिपति, धनदायक तो होंगे। दांपत्य में आने के बाद व्यक्ति धन से युक्त होगा, प्रतिक्रिया भी बढ़ने की स्थितियां हो जाती हैं। व्यक्ति प्रतिक्रियावादी हो जाएगा, अहमवादी भी होगा और उसे कहीं ना कहीं गुमान भी होगा अपने सुंदर और कर्मठ पत्नी के पाने का। कहीं ऐसा ना हो कि दांपत्य के सूत्र में बंधने के बाद सबसे व्यक्ति अलग हो जाए। यह कुंडली में ग्रह के कारण ही होता है। हां, और यह बुध करा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ सुख भाव के अधिपति का अपने भाव से तृतीय जाना पर रोग में जाना, ससुराल पक्ष तो ठीक है पर रोग भी रहेगा।
वो रोग मांसपेशी, नसों से संबंधित और कई बार व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याओं को देने वाला भी बनेगा। वात, पित्त और कफ की समस्या भी बनेगी पत्नी को, या सूत्र में बंधने के बाद आपको भी। यहां पे मंगल बैठे हैं कर्मठ पर। कभी कभी यहां पे चूंकि राशि गुरु की बनी है तो पत्नी सुंदर होंगी, गुरुवत होंगी, लंबी होंगी, डिलडॉल भी होगा, पर मंगल के प्रभाव के कारण कई बार व्यक्ति ससुराल से धन पाता है पर उग्रता और व्यग्रता भी रहती है। कलुषित विचारों का आगमन भी कई बार हो जाता है, और विशेषतया मंगल की दशा में, विशेषतया शनि की दशा में। तो यह स्थिति जब भी बने तो उसको संभालना होगा। जब कभी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की दशा चले, शनि की दशा चले, मंगल की दशा चले, तो दांपत्य को किसी भी तरीके के बुरे प्रभावों से बचाना होगा। घर में सुंदरकांड का पाठ आदि भी उस समय कर लेना चाहिए। अब बात जन्म कुंडली में नवमांश चार्ट में चतुर्थ भाव की करता हूं। यह कर चुका। सप्तम भाव में मंगल का बैठना, अष्टमेश, पत्नी के साथ, और कोई भी पत्नी आने से पहले आपसे उसकी कुंडली मैच जरूर ही करनी आवश्यक होगी। यह बात। दूसरी बात, दशम स्थान के अधिपति बुध पंचमस्त गए हैं नवम पंचम के संबंध में। आपके ही क्षेत्र से अगर कोई पत्नी मिल जाए तो ले आइए। आपकी कुंडली के आधार पर अगर कोई जातिका जो तुला लग्न की हो, उसके बाद कर्क लग्न की हो, या फिर वृषभ लग्न की हो, या इन राशियों से आती हो, तो विवाह कर लीजिए। यह स्थिति बनती है। विवाह की स्थिति आपकी कुंडली में भी अभी चल रही है, विवाह का योग चल रहा है, निस्संदेह अभी भी विवाह कर सकते हैं। आपकी राशि कर्क की है और उसके आधार पर गुरु का गोचर भी ठीक जा रहा है, निस्संदेह विवाह की स्थितियां भी बनती हैं। द्वितीयेश एक्टिव हैं, लग्न से एकदम लग्न में विराज रहे हैं, राशि पे ही उनका असर है। ऐसी स्थितियों में भी विवाह के योग बनते हैं। और अभी ये योग आपकी कुंडली में 2026 तक है, पर उतना इंतजार ना करके आप अगर चाहते हैं तो इसके आधार पर मैं 2024 के मार्च तक, बहुत लेट हुआ तो, अन्यथा 2021 के 9वें महीने तक कर लेना चाहिए। अब आगे बात दशमांश कुंडली की करता हूं। यहां तक बात नवमांश की खत्म। व्यक्ति की कुंडली में D10 चार्ट की बात करूंगा तो मिथुन का दशमांश का लग्न बनेगा। लग्न के अधिपति बुध लग्न में ही विराज रहे हैं। अगर ये D10 चार्ट है तो यहां पे 3 नंबर लिखा है, लग्न में ही बुध बैठे हैं, और वो जन्म कुंडली में छठे भाव के, चतुर्थ भाव के भी अधिपति होकर के लग्न में विराजना। व्यक्ति के दशमांश कुंडली को देखने से पहले आपको जन्म कुंडली के लग्न चार्ट का दशम भाव में बैठे ग्रहों को देख लेना आवश्यक होता है। वहां पे 3 ग्रह बैठे थे, गुरु, शुक्र और राहु, पर इन तीनों में सबसे ज्यादा बलशाली शुक्र बन रहे थे। वो नक्षत्र में बैठे हैं चित्रा के, मंगल के नक्षत्र। वो मंगल D10 चार्ट में यहीं बैठे हैं, अपने ही राशि के केतु के साथ। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के कॉम्बिनेशन को समझिए तो कहां जाकर के काम कर सकता है। चूंकि D10 चार्ट में बुध लग्न में बैठा, गुरु स्वग्रही हो रहे हैं, यानी कि कुर्सी पे बैठ करके शिक्षा से संबंधित काम। तो गुरु, बुध और मंगल टेक्निक, ये तीनों से संबंधित, कंप्यूटर, गणना और कुर्सी, तीनों से संबंधित बैंकिंग का सेक्टर निकलता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बैंकिंग से संबंधित क्षेत्रों में, कुर्सी पे बैठ करके गणना करने के सेक्टर में, कंप्यूटर का कोडिंग डिकोडिंग करना हो इस सेक्टर में, कम्युनिकेशन जहां पे स्थापित करनी हो, दलाली का काम भी कर सकता है, पढ़ाने का काम भी कर सकता है, क्रोध ना करने वाला जहां पे हो काम, वो काम कर सकता है। दशमांश कुंडली में लग्न में ही दशम स्थान के अधिपति, दशम स्थान में लग्न के अधिपति और मंगल छठे भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति के जीवन में कर्म वाला सेक्टर अच्छा बन रहा है। इस वजह से भी व्यक्ति को नौकरी में समस्या नहीं होती है, आसानी से दशमांश को आगे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में दशम स्थान के अधिपति गुरु बनते हैं। 3 नंबर की कुंडली, 12 नंबर यहां लिखता है, यहां के अधिपति यहीं बैठे हैं और वो मजबूत भी हैं, क्योंकि गुरु और मंगल का योग शिक्षक योग भी बनाता है। तो व्यक्ति गुरु और बुध से संबंधित बैंकिंग सेक्टर और शिक्षक बनने के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। कर्म स्थान ठीक बना, सुख भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बुध लग्न में विराज रहे हैं, दशमांश कुंडली में यह भी बात अच्छी बनती है। अब बात D7 की करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में संततियों का सुख कितना है।
जन्म कुंडली के D7 चार्ट जहां से संतान का सुख देखा जाता है उसको विचारते हैं। D7 चार्ट में यहां पे लग्न बन रहा है मकर का, मकर राशि। मकर राशि ये 10वें नंबर की राशि है जो D10 चार्ट में लग्न में बन रही है, यानी कि लग्न इसी का बना। D10 चार्ट में लग्न के अधिपति शनि का जाकर के पंचम भाव में वक्री होकर के, और यहां के अधिपति शुक्र दशम भाव में बैठे हैं स्वग्रही होकर के। जरा विचार करिए, तो मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूं कि कैसे दरअसल देखी जाती हैं चीजें। इनकी कुंडली में शनि लग्न के अधिपति होकर के पंचम में बैठे हैं। अच्छी बात है कि वो पंचम में बैठे हैं। रोग में बैठते तो संतति रोग से युक्त होती, पर वो सूर्य से दृष्ट है जो कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति हैं। मतलब समस्या तो है ना, क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहा है। शनि और सूर्य का प्रभाव, ये दोनों मंद और क्रूर ग्रह, अष्टमेश ऊपर से सूर्य, और साथ ही साथ संतति के कारक गुरु जो जन्म कुंडली में लग्न में ही नीच के बैठे हैं। यह समस्या तो हुई ना, इस वजह से ये कहीं ना कहीं बात बिगड़ रही है। पर एक खास दशा में अगर हम संतति के पाने का प्रयास करेंगे तो शायद वो संभव हो। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र योग कारक हो रहे हैं, पंचम स्थान के अधिपति होकर के दशम में बैठना, और उस पे गुरु के केंद्र में जाना, गुरु से केंद्र में जाना, गुरु की 5वीं दृष्टि का पड़ना, शुक्र की राशि है योग कारक स्थितियों में जाना। ऐसी स्थिति में शुक्र की दशा अंतर प्रत्यंतर में जब भी आए तो व्यक्ति को संतति का प्रयास कर लेना चाहिए। पर यह बात की बात है, उसके लिए कई सारी चीजें निर्भर करती हैं। संतति में विलंब के योग भी देख रहा हूं। D4 चार्ट अब यहीं पे बता दूंगा। आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं दशा में D4 चार्ट हटा करके अगर मैं देखता हूं तो भाग्य का सुख है, जन्म कुंडली में यश गौरव सम्मान भी मिलने वाला है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। पर पिता के साथ संबंधों को मैं हर जगह कमजोर सा देख रहा हूं। इसको करना होगा। कैरियर को लेकर के कई बार उधेड़ बुन की स्थितियां होंगी, वहां पे किसी भी तरीके के मन में विक्षोभ पैदा करने की स्थितियों को न लाएं तो ज्यादा अच्छी बात होगी। वहां पे राहु का प्रभाव हर जगह से प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को वहां पे अड़चनें भी शामिल होंगी जिसको कि आपको संभालना होगा। यह हमेशा की बात करता हूं। इस कुंडली में शुक्र की दशा हमेशा ही बेहतर सिद्ध होने वाली है और वो मील का पत्थर भी साबित होने वाली है। पर बाकी के जितने ग्रह हैं वो कुंडली में हो सकता है कि थोड़े सामान्य से जाएं, या कई बार वो थोड़े ऊपर नीचे भी जाते हैं। मतलब हो सकता है कि उनमें मेहनत ज्यादा करनी पड़े, हो सकता है कि उसमें सामान्य जीवन ऐसे ही यूं ही निकल जाए। पर शुक्र की दशा हमेशा याद रखने वाली और याद रहने वाली होगी। ये आपकी कुंडली का लग्न, नवमांश, दशमांश भी बताया, D7 चार्ट पढ़ी, होरा कुंडली देखी। अब एक बार आपकी कुंडली में मैं संपूर्णतया इस कुंडली के कुछ नेगेटिव पक्षों को बता देता हूं। इस कुंडली की सबसे बड़ी और कमजोरी वाली बात जो है वो ये है कि शुक्र जन्म कुंडली में डिग्री वाइज एक अंश के हैं और वो बाल अवस्था के हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जो चीजें पसंद करने वाली होती हैं वो कई बार सामने वाले को पसंद नहीं आती हैं, और कई बार दाम्पत्य में कमजोरियां भी देखने को मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति मंगल यहां बैठे हैं और सप्तम के अधिपति छठे गए हैं। दाम्पत्य के लिए नवमांश कुंडली थोड़ी कमजोर सी सिद्ध हो रही है। पर वो टोटल और ओवरऑल की बात करता हूं तो लग्न में मंगल का प्रभाव अष्टमेश देख रहे हैं, सुख के अधिपति का शनि के साथ जाना, पापक ग्रहों का मैच करना, और जन्म कुंडली में वो रोगेश के साथ युति कर रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति या लग्न के अधिपति का छठे में जाना कहीं ना कहीं कुंडली को नवमांश कुंडली में दृष्टिकोण से अगर देखता हूं, एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो थोड़ी सी कमजोरी उसको मिल रही है। अष्टम भाव के अधिपति का प्रभाव डालना दशम भाव के अधिपति पे या दशम भाव को देखना, कई बार ऊपर नीचे स्थितियां होती हैं, उलूल जुलूल तर्क वितर्क की स्थितियां होती हैं, कई बार बहस और बयानबाजी की स्थितियां होती हैं, बातचीत बंद होता है कई बार। ये सब मत करिएगा। मकर लग्न के हैं आप, इस बात से अपने आप को बाहर निकालिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। गुमान में मत रहिए, अपने आप को श्रेष्ठ मत समझिए, आपसे भी लोग श्रेष्ठ भरे पड़े हैं। मकर लग्न के हैं तो राजनीति ना करिए, किसी के साथ बिल्कुल सामने से बोलने की बात होती है पर आप सत्य बोलने का प्रयास करिए। सत्यवादी हैं पर कम, व्यवसायिक हैं ज्यादा। इस कुंडली की कमजोरी व्यक्ति के नैतिक पतन का भी प्रभाव देख रहा हूं। अपने आप को जितना ज्यादा हो सके मैच्योर बनाइए, शुद्ध बनिए,
नैतिक तत्वों से अपने आप को मजबूत करिए, धार्मिक बनिए, क्योंकि सूर्य नीचे गए हैं और गुरु राहु के साथ है। बुध आपको धार्मिक बनने का प्रभाव दिखाता है, पर वो थोड़ा कमजोर था। इस वजह से आपके नेचुरली व्यक्ति को कई बार अधार्मिक होते हुए भी देखा जा सकता है, पर मैं वो नहीं चाहूंगा। मकर लग्न के लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है, वो कई बार आसानी से बातों को नहीं समझते हैं और चीजों को समझने में देर भी करते हैं। ये पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, पर कई बार मन से कमजोर होते हैं। सामने वाले में मानवता का प्रदर्शन देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पर खुद में वो बात लागू नहीं करते। ये बातें बनती हैं। आपकी कुंडली में कमजोरी, ये शनि का यहां होना, भाव के आधार पर वो कमजोर करेगा। अपने आधार को कमजोर नहीं करेगा वो, ये भाव उसके लिए वहां बैठना व्यक्ति को कई बार झूठ बोलने पे मजबूर करता है। सत्यवादी बनिए, कम बोलते हैं उसको और थोड़ा सा बढ़ा करके बोलिए। पढ़ने का काम ज्यादा करिए, सुनने का काम भी ज्यादा करिए, पर बोलना आपके लिए ज्यादा ठीक होगा। उससे बुध को एक थेरेपी के तौर पे उसको लिया जा सकता है। अपने शारीरिक एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। हड्डियों की कमजोरियों को देख रहा हूं सूर्य के अष्टम में जाने के कारण। विपरीत परिस्थितियां सूर्य की दशा में बनेंगी तो उसको आपको झेलना होगा। सूर्य को अर्घ, पितरों को अर्घ, पितरों को जल, अमावस्या के दिन बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ, नित्य प्रतिदिन बजरंगबली का दर्शन और घर में सुंदरकांड का पाठ, कुंडली मिला करके। और गुरु की दशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाली हो सकती है। शुक्र की दशा भी सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाली हो सकती है। इस कुंडली में सूर्य की दशा थोड़ी कमजोर जाएगी। कुछ इसी तरीके से अब इस कुंडली के अध्ययन का समापन करता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।